हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक सिख एंड हिल स्टेट। सिख एंड हिल स्टेट में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है गुरु नानक देव जी किन किन जगहों पे ट्रैवल करते हैं और कौन से गुरु हैं जो हिमाचल के रीजन के साथ जो है किस तरह का कनेक्शन रखते हैं, और वो सब हमने डिस्कस किया था। फिर गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है वो बंदा बहादुर जो है उन्हें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है सिखिज्म को डिफेंड करने की, और वो सिख खालसा आर्मी जो है वो रेज करते हैं। ऐसा हमने डिस्कस किया था बंदा बहादुर। और बहुत सी जो है टेरिटरी जो मुगलों के पास होती है वो कनकर करते हैं, सरहंद के वॉइसरॉय को हराते हैं। बंदा बहादुर एक बहुत ही पावरफुल चीफ बन के जो है सिख चीफ बन के जो है उभर के आते हैं। और अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो कहलूर एक ऐसा प्रिंसली स्टेट था जिसने बंदा बहादुर का अटैक फेस किया था। फर्स्ट प्रिंसली स्टेट अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं जिसने बंदा बहादुर का अटैक फेस किया था। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सरेंडर किसने किया था पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो वो चंबा और मंडी। चंबा एंड मंडी, इनका आपने ध्यान रखना है, ये एक नई चीज़ है तो आपने नोट करना है, जिन्होंने बंदा बहादुर के आगे सरेंडर किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कैसे बंदा बहादुर को बाद में फारूक सियार जो एम्परर होते हैं और अबुद समद खान जो उन्होंने कमांडर भेजे होते हैं बंदा बहादुर को पकड़ने के लिए, तो वो बाद में पकड़े जाते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद सिख जो है अपने आप को 12 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ऐसा हमने डिस्कस किया था। और उन्हें जो है वो मिसल्स के तौर पे हम जानते हैं, मिसल। सो जो भी सिख चीफ हुआ करते थे उनको मिसलदार भी कहते थे, मिसलदार। सो कैसे समय के साथ साथ जो है वो ये मिसल जो है ये मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो आज हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और इसी टॉपिक का एक सब पार्ट है अहमद सिख एंड हिल स्टेट का, अहमद शाह दुरानी इन्वेजन। अहमद शाह दुरानी जो था वो बहुत ही पावरफुल चीफ था, अफगान चीफ था, जिसने दुरानी एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी। इन्हें अहमद शाह अब्दाली भी कहते हैं। अभी रिसेंटली एक पिक्चर भी आया था जिसमें संजय दत्त ने अहमद शाह अब्दाली का रोल प्ले किया था, और बैटल ऑफ पानीपत के बारे में उसमें मेनली डिस्कस किया गया है। मराठों के बीच में और अहमद शाह दुरानी के बीच में जो है एक बैटल हुआ था जिसे बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं 1761 में। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। सो आज हम देखेंगे कि इस तरह से जो है अहमद शाह दुरानी के इन्वेजन के बाद जो है वो पहाड़ी राज्यों में किस तरह के चेंजेस आते हैं और प्लेन्स एरियाज में किस तरह के चेंजेस आते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने निम्बस अकेडमी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, डाउनलोड कर लीजिए। रिस्पेक्टिव फेसबुक टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। किसी तरह का डाउट इंक्वायरी तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप हमारे टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस पिक्चर को आप देखिए। अहमद शाह दुरानी के समय पे जो था इस तरह से हमारा भारत दिखता था, और आप देख सकते हैं कि मुगल एम्पायर बहुत ही छोटा सा एम्पायर हो गया था। मुगल का एरिया जो था वो बहुत ही छोटा रह गया था। और बात करते हैं यहाँ पे हम नॉर्थ वेस्ट पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे मिसल जो थे, यहाँ पे ये पावरफुल जो है पावर इमर्ज हो गए थे। और ये जो आप देख रहे हैं आप शरीद एम्पायर, ये एक तरह से जो है वो आप कह सकते हैं कि ये अहमद शाह दुरानी का एम्पायर था। सो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ईस्ट भारत की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो बंगाल वाले पार्ट में भी अगर हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं, इन दी एंड 18th सेंचुरी की पिक्चर हम देख रहे हैं, तो उसमें पे यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यहाँ पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। बंगाल में जो है अपनी दीवानगी जो है वो हासिल कर ली थी। सो उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे डाउन में मिडल में देखें मध्य भारत की, और यहाँ पे डेक्कन की बात करें तो यहाँ पे मराठा एम्पायर जो था वो एक मेन पावर जो थी यहाँ पे ऊपर की आई थी। सो मराठा भी अपना एम्पायर जो है वो बड़ा कर रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी ये येलो जो ये पार्ट है दैट इज राजपूताना, ये यहाँ पे राजपूताना किंगडम था। सो मेनली इसमें भी अगर हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी बैटल होती है जिसमें हिस्ट्री में जिसे जाना जाता है दैट इज बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत जो हुई ये आपके पास मराठों के बीच में और अहमद शाह दुरानी के बीच में हुई। मराठास एंड अहमद शाह दुरानी, अहमद शाह दुरानी। देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में जैसे देख सकते हैं कि अहमद शाह का दुरानी का एम्पायर भी कितना बड़ा था, और मराठा का एम्पायर भी कितना बड़ा था, और ये दो मेन पावर थी जो आपस में कन्फ्लिक्ट में आते हैं। बाकी जो आप एम्पायर देख रहे हैं बाकी बहुत छोटा था। ब्रिटिशर्स भी एक तरह से एक छोटे से एरिया में सीमित थे, मुगल बहुत एक छोटे से एरिया में सीमित थे, मिसल्स भी सीमित थे। लेकिन जो मेन जहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट में आती है, दो बड़ी पावर आती है उसमें पे अगर हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं, तो वो अहमद शाह दुरानी और मराठों की जो है वो आपस में बैटल होती है, ये आपस में कन्फ्लिक्ट में आते हैं। सो आगे देखिए अहमद शाह दुरानी कैसे इन्वेट करता है। हमारा जो मेन पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने का दैट इज कि हिल स्टेट्स के ऊपर किस तरह इफेक्ट पड़ता है, और ये जो सिख होते हैं इनके ऊपर किस तरह का जो है वो इफेक्ट पड़ता है, और ये सिख कैसे फिर पहाड़ी राज्यों पे इनका इन्फ्लुएंस पड़ता है सिखों का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अहमद शाह दुरानी, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अहमद शाह दुरानी ने भारत पे इन्वेट किया है, 10 बार अटैक किए, और 1748 से 1768
इन ईयर्स के बीच में जो है अहमद शाह दुरानी ने यहाँ पे भारत की टेरिटरीज पे इन्वेड किया। 1747 के आसपास जो है ये गद्दी पे बैठा था। उसके बाद इसने बहुत ही जल्दी जो है वो भारत की टेरिटरीज में इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया था। अहमद शाह दुरानी के समय की हम बात करें तो देखिए अगर किसी को फ़ायदा हुआ तो देखिए मिसल्स को फ़ायदा हुआ। अगर हम प्लेन एरिया की बात करते हैं, पंजाब के प्लेन एरिया की बात करते हैं तो मिसलों को फ़ायदा हुआ, सिखों को फ़ायदा हुआ। अगर हम हिल स्टेट की बात करते हैं तो एक राजा को फ़ायदा हुआ जिसका नाम है घमंड चंद। घमंड चंद को जो है वो फ़ायदा हुआ अहमद शाह दुरानी के इन्वेजन का। घमंड चंद जो था एक इंटेलिजेंट था और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसने फ़ायदा उठाया। जब अहमद शाह दुरानी ने इन्वेजन किए तो उसने साथ साथ में अपनी हेल्प करना जो है अहमद शाह दुरानी की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ जिस तौर पे भी वो अपना असिस्टेंस अपना हेल्प कर सकता था अहमद शाह दुरानी की, वो उसने की। और जिससे क्या हुआ कि अहमद शाह दुरानी भी घमंड चंद से काफ़ी इंप्रेस हो गया और बहुत जल्दी उसे जो है वो जलांधरा दोआब का जो है वो गवर्नर भी अपॉइंट कर देता है। ये जलांधरा दोआब जो है ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो रावी और सतलुज के बीच के जो एरिया हैं उन्हें हम कहते हैं कि जलंधरा दोआब में आते थे और कुछ पहाड़ी राज्य भी इसमें आते हैं। तो देखिए ये 1759 के आसपास जो है वो जलंधरा दोआब का जो है वो गवर्नर जो है अपॉइंट कर देता है अहमद शाह दुरानी। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे घमंड चंद जो है वो एडवांटेज लेता है इनकी इन्वेजन का और जितनी भी सारी की सारी लॉस्ट टेरिटरीज होती हैं जो मुगलों के पास होती हैं उन्हें भी रिगेन कर लेता है। तो एक पावरफुल जो है वो एक हिल चीफ बन के जो है उभर के आता है घमंड चंद। लेकिन वो कांगड़ा फोर्ट को कनकर करने की कोशिश करता है, लेकिन कांगड़ा फोर्ट को कनकर नहीं कर पाता है। और देखिए उसके बाद बात करते हैं, देखिए मराठाओं की बात करते हैं। मराठाओं और अहमद शाह दुरानी के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल होती है 1761 के आसपास, जिसे बैटल ऑफ पानीपत हम कहते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ये बैटल होती है, इसमें मराठों की हार होती है और उसके बाद क्या होता है कि अहमद शाह दुरानी को कोई रोकने वाला नहीं होता है और अहमद शाह दुरानी जो है बहुत सी टेरिटरीज पे जो है वो इन्वेड करता है। इवन दिल्ली जो है वो दिल्ली के जो मुगल एम्परर होते हैं वो भी इनकी पैरामाउंटेसी एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक बहुत बड़ा नाम जो है वो अहमद शाह दुरानी का जो है बन जाता है उस समय पे, अगर हम बात करते हैं। बिकॉज मराठा हार गए थे तो अहमद शाह दुरानी का ही नाम जो है वो हर जगह होता है। अब देखिए कहते हैं कि यहाँ इसका मेन मकसद नहीं था कि यहाँ भारत में सेटल डाउन होने का। तो जितने भी वेल्थ थी, जहाँ जहाँ उसे लूटना था उसने लूटा और बहुत सारी वेल्थ जो है वो लूट के चला गया। कहते हैं कि लास्ट के कुछ उसके जो इन्वेजन थे भारत की टेरिटरीज में वो सिखों की टेरिटरी में थे। सिखों के साथ इनकी मेन बैटल हुई और लेकिन सिखों को ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाया और सिख जो है वो टाइम के साथ साथ और जो है वो स्ट्रांग हो गए और एक जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है वो एक स्ट्रांग पावर की तरह जो है इमर्ज हुआ, अगर हम सिखों की बात करते हैं। सो इन बातों का अपनी ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं किस तरह की फिर आगे कहानी है। देखिए जब अहमद शाह दुरानी ने घमंड चंद को अपॉइंट किया था जलंधरा दोआब का नजीम गवर्नर, तो उसके बाद देखिए एक पावरफुल हिल चीफ बन गया था और मिसल भी जो है एक तरह से मजबूत हो गई थी। तो आगे के जो कन्फ्लिक्ट आते हैं वो मिसल्स के बीच में और घमंड चंद के बीच में आते हैं। घमंड चंद जो होते हैं कांगड़ा के, बिकॉज कांगड़ा एक बहुत ही छोटा था घमंड चंद से पहले, क्योंकि मेन कांगड़ा फोर्ट पे मुगलों ने कंट्रोल किया होता है। लेकिन घमंड चंद वापस में पूरी की पूरी सारी की सारी अपनी टेरिटरी जो है रिगेन कर लेता है, एक्सेप्ट कांगड़ा फोर्ट को नहीं कर पाता है। लेकिन एक पावरफुल चीफ बन के उभर के आता है और बाकी जो भी नेबरिंग जो हिल स्टेट होते हैं उनको भी कनकर करता है और उनको भी अपने अंडर जो है वो अपने कंट्रोल में ले आता है घमंड चंद। लेकिन उसमें पे मिस्र भी एक तरह से जो है पावरफुल हुए होते हैं और वो भी एक तरह से पहाड़ी राज्यों को कनकर करने के लिए जो है वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो मेन कन्फ्लिक्ट में आते हैं घमंड चंद और मिसल। और अगर मिसलों की बात करें तो जो पावरफुल चीफ होता है जिसका नाम आता है जैसे जस्सा सिंह रामगढ़िया, जो रामगढ़िया एक मिसल के होते हैं, इसके बीच में और घमंड चंद के बीच में एक बैटल होता है जिसमें जस्सा सिंह रामगढ़िया जो है वो हार जाते हैं। घमंड चंद जो है वो डिफीट करते हैं जस्सा सिंह रामगढ़िया को और कहते हैं उसके बाद जो है जय सिंह कन्हैया, जो कन्हैया मिसल के होते हैं, इनकी कोलैबोरेशन के साथ जो है जस्सा सिंह रामगढ़िया दोबारा इन्वेट करता है। लेकिन फिर से घमंड चंद जो है वो उनको रेजिस्ट करता है। घमंड चंद को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, ऐसा भी कहते हैं। पर कहते हैं बाद में समय के साथ साथ जो है वो घमंड चंद थोड़े से वीक पड़ते हैं और जस्सा सिंह रामगढ़िया एक मेन पावरफुल मिसल, हम कह सकते हैं कि पावरफुल एक सिख चीफ बन के जो है वो उभर के आते हैं और कांगड़ा हिल्स की मैक्सिमम एरियाज को जो है वो अपने कंट्रोल में ले आते हैं। तो यहाँ भी एक फैक्ट आपने ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जो फर्स्ट सिख चीफ था जिसने कांगड़ा हिल्स के ऊपर, कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स के ऊपर अपना कंट्रोल किया था, इन्वेड भी किया था, तो वो जस्सा सिंह रामगढ़िया था। लेकिन कहते हैं जैसे जस्सा सिंह रामगढ़िया की पावर जो है वो काफ़ी पावरफुल इमर्ज हो रहा था, तो इनका थोड़ा सा आपस में इनके कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। जो एक और मिसल के होते हैं कन्हैया मिसल के, जो जयसिंह कन्हैया होते हैं, इनके आपस में कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। जयसिंह कन्हैया के बीच में जस्सा सिंह रामगढ़िया दोनों जो है आपस में इनकी बैटल होती है और जयसिंह कन्हैया जो है वो डिफीट करते हैं जस्सा सिंह रामगढ़िया को। उसके बाद फिर जो नाम आता है वो जयसिंह कन्हैया का नाम आता है, वो सारे के साथ जितने भी कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स होते हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है। ये बात 1775 के आसपास की होती है।
और उसी समय पे जो है संसार चंद भी जो है 1776 के आसपास जो है वो गद्दी पे बैठते हैं, कांगड़ा की गद्दी पे बैठते हैं। और उनका मेन मुख्य मकसद होता है कि वो कांगड़ा फोर्ट जो मुगलों के पास अभी भी मुगलों के पास था उसको रिगेन करना। ये संसार चंद का जो है मेन पार्ट होता है। संसार चंद घमंड चंद के बाद जो मेन आते हैं, घमंड चंद की बहुत 1774 के आसपास इस तरह से जो है नियर बाई जो है डेथ हो जाती है। उसके बाद संसार चंद जो है फिर आगे मेन जो है वो एक पावरफुल चीफ बन के जो उभर के आते हैं कांगड़ा के। तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए उसके बाद फिर साइमल्टेनियसली देखिए दो मेन मोनार्क हम कह सकते हैं कि दो नई पावर जो है प्लेन्स में और हिल्स में जो है वो उभर के आती हैं। ये वो टाइम होता है। और अब हम कह सकते हैं कि 18th सेंचुरी के बिल्कुल एंड की हम अगर हम बात करते हैं तो ये दो मेन पावर्स जो है उभर के आती हैं। संसार चंद आते हैं और महाराजा रणजीत सिंह आते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की भी जो है वो जन्म होता है 1780 के आसपास होता है, जो कि सुकर चकिया मिस्र के होते हैं। ये भी बहुत जल्दी जो है 10 साल की एज में एक बैटल लड़ते हैं। साहिब भंगी जो होते हैं, भंगी जो कि सिखों के कंट्रोल में होते हैं, जो कि गुजरात से होते हैं। तो साहिब भंगी को ये हराते हैं बैटल में। और बहुत ही कम उम्र में ये ऐसा करते हैं जिससे इनका नाम बन जाता है। और बाद में ये मेहताब कौर जो होते हैं उनसे भी मैरिज करते हैं। मेहताब कौर जो है वो ये कन्हैया मिसल की होती हैं। कन्हैया मिसल की होती हैं जिसकी वजह से ये दो मिसल जो है मेन, सुगर चकिया मिसल और कन्हैया मिसल, आपस में इनका गठबंधन हो जाता है, जिससे ये बहुत आप कह सकते हैं ये गठबंधन एक बहुत ज़्यादा फायदा इसको जो है वो होता है रंजीत सिंह को। और ये जो जब ये दो पावरफुल मिसल जो इकट्ठी हो जाती हैं, बाकी की मिसलें भी साथ साथ में इनके साथ इकट्ठी हो जाती हैं, और इससे इससे जो है वो एडवांटेज मिलता है महाराजा रणजीत सिंह को अपने एक बड़ा सिख एम्पायर जो है वो खड़ा करने का। और वो बहुत ही जो है वो एक बड़ा एम्पायर जो है वो खड़ा करते हैं। और हम कहते हैं सिख एम्पायर जो है वो रंजीत सिंह के समय पे जनीत पे चला जाता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद की बात करते हैं। देखिए ये पिक्चर आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा होगा कि किस तरह से जो सिख एम्पायर कितना जो था वो एक्सटेंडेड था और कितना फैला हुआ था। और ये जनीत पे था महाराजा रणजीत सिंह के समय पे। ये 1839 की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए कुछ पहाड़ी राज्य भी आ रहे होंगे जो कि रणजीत सिंह के कंट्रोल में थे। और देखिए यहाँ पे जो सतलुज के जो डाउन वाला एरिया है, ये मेनली जो बाउंड्री जो आप देख रहे हैं ये सतलुज है, जो सतलुज बह रही है। ये बाउंड्री फिक्स की गई थी 1809 की ट्रीटी में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये अमृतसर ट्रीटी है। ये जो हुई थी अमृतसर ट्रीटी 1809 में हुई थी। ये रंजीत सिंह के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, जिसमें सतलुज को बाउंड्री जो है वो डिवाइड किया गया था। और इस ट्रीटी में ये कहा गया था कि सतलुज के अगर इस पार जो है साउथ की तरफ जो है वो सिख किस तरह का इंटरफेयर नहीं करेंगे, और सतलुज के नॉर्थ में यहाँ पे जो है वो ब्रिटिशर किस तरह का इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इस तरह की ये फ्रेंडशिप ट्रीटी थी। दोनों उस टाइम पे जो मेन पावर थी, ब्रिटिशर भी एक मेन पावर थे और सिख भी एक मेन पावर थी। तो दोनों पावर ने जो है वो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आने से बेटर यही समझा कि वो एक फ्रेंडशिप ट्रीटी कर लेते हैं। तो इस तरह का ये हुआ था। और इस तरह से सिखिज्म एम्पायर जो था वो फैला हुआ था। इनकी मेन कैपिटल जो थी वो लाहौर थी, और बाकी आप देख सकते हैं पेशावर एंड और ये सब एरिया भी इनके कंट्रोल में थे। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए उसके बाद संसार चंद की हम बात करेंगे, बिकॉज घमंड चंद के बाद संसार चंद का नाम आता है। और ये दो मेन मोनार्क होते हैं, इनका फिर आगे नाम आता है। अगर हम 18वीं शताब्दी की बात करते हैं और बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी की बात करते हैं, तो रंजीत सिंह एंड संसार चंद, अगर हम हिल स्टेट की बात करते हैं, इन दोनों का नाम आता है। दो बड़े मोनार्क बन जाते हैं समय के साथ साथ। अब देखिए होता क्या है। अब संसार चंद की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए संसार चंद का मेन मुख्य मकसद होता है कांगड़ा फोर्ट को रिगेन करना। वो जयसिंह कन्हैया, रंजीत सिंह से पहले जयसिंह कन्हैया के पास पूरा कंट्रोल होता है। तो जयसिंह कन्हैया को वो अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं, उनसे मदद मांगते हैं कि वो उनकी हेल्प करें कांगड़ा फोर्ट को रिगेन करने के लिए, जो कि मुगलों के पास होता है। और जो कि सिख इनको जो है वो कांगड़ा फोर्ट को रिगेन करने के लिए भी जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। 1783 के आसपास जो है जयसिंह कन्हैया जो है वो कंट्रोल में ले आते हैं कांगड़ा फोर्ट को। पर लेकिन वो रिफ्यूज कर जाते हैं कांगड़ा फोर्ट को देने के लिए संसार चंद को स्टार्टिंग में। और कहते हैं कि लगभग 4 सालों तक जो है जयसिंह कन्हैया के पास जो है वो कांगड़ा फोर्ट रहता है। पर लेटर ऑन क्या कहते हैं, संसार चंद अपनी कोशिश करता रहता है। और कुछ टेरिटरीज होती हैं प्लेन्स में जो संसार चंद के पास होती हैं। तो रिक्वेस्ट करता है जयसिंह कन्हैया को, और बाकी के जो कुछ सिख चीफ होते हैं उनसे भी हेल्प लेता है। तो एक प्रेशर क्रिएट करता है जयसिंह कन्हैया के ऊपर। और बाद में लेटर ऑन जो है वो एक प्लेन टेरिटरी के बदले जो है वो सिख जयसिंह कन्हैया को कन्विंस कर लेता है, और प्लेन टेरिटरीज के बदले जो है वो कांगड़ा फोर्ट को ले लेता है। मतलब फाइनली जो है वो जयसिंह कन्हैया सरेंडर कर देते हैं 1787 के आसपास कांगड़ा फोर्ट। और इसी तरह से जो है वो 1787 के बाद जो है वो कांगड़ा फोर्ट जो है वो संसार चंद के कंट्रोल में आ जाता है। और एक बड़ा एक पावरफुल चीफ बन के जो है वो संसार चंद बाद में उभर के आता है।
सो देखिए, जो पीरियड कहते हैं 1887 से 1805 का पीरियड कहते हैं ये एक गोल्डन पीरियड था कांगड़ा की हिस्ट्री का। इसमें पे बहुत से काम हुए, और चाहे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर से कनेक्टेड है, चाहे वो पॉलिटिकल है, तो हर तरह से जो है, चाहे वो रिलीजियस है, इकोनॉमिक है, तो हर लेवल पे जो है वो एक अच्छे काम हुए संसार चंद के टाइम पे। और एक लोकप्रिय जो थे राजा थे। अगर हम भारत की बात करते हैं तो उस टाइम पे मुगल बिल्कुल डाउनफॉल में था, तो संसार चंद का नाम था। बहुत से ऐसे मुगल के कुछ आर्टिस्ट थे जो कि जिनको जो है संसार चंद ने काम दिया। और कांगड़ा पेंटिंग्स का नाम आता है। कांगड़ा पेंटिंग्स की हम बात करते हैं तो संसार चंद ने कांगड़ा पेंटिंग्स को जो है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को वो ज़मीन पे ले गए थे। बहुत काम हुआ इसके ऊपर, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे कांगड़ा पेंटिंग्स की। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जीआई टैग जो था कांगड़ा पेंटिंग्स को कब मिला था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो बाकी देखिए, जैसे कि कहते हैं कि कांगड़ा फोर्ट को कनकर कर लिया संसार चंद ने, तो उसके बाद उसने अपना किंगडम को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। बहुत से एरिया सबड्यू कर लिए, जो भी उसके आसपास के एरिया थे, गुलेर, सिब्बा, जसवां, दतारपुर, इवन मंडी एंड चंबा को भी उसने सबड्यू कर लिया, अपने कंट्रोल में जो है वो लेके आ गया। और कहते हैं जब उसने मंडी में इन्वेड किया था, तो ईश्वरी सेन जो थे, वो मंडी के राजा थे, बहुत माइनर थे, तो उनको भी उसने प्रिजन में ले लिया और नदौन में प्रिजन में रखा। ये डेट भी आपने करॉस्पॉन्डिंग थोड़ा सा ध्यान रखना है। नदौन में जो है उन्होंने प्रिजन में रखा। नदौन की मैं बात करूँ तो नदौन जो था वो घुमनचंद के समय पे ये कैपिटल हुआ करता था। तो नदौन में ही जो है वो ईश्वर सेन को बंदी के बना के रखा। अब आगे हम देखेंगे, बात करेंगे कि किस तरह से संसार चंद का जो है आगे फर्दर डाउनफॉल होता है। उनकी जो ओवर एम्बिशियस जो एटीट्यूड होता है वो कैसे उनकी डाउनफॉल में कन्वर्ट होता है, तो वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी तक जो है आपने इतना सब बातों का ध्यान रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस किए हैं उनका आपने ध्यान रखना है। और ये जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कहीं कहीं से भी जो है क्वेश्चन उठने के चांसेस हो सकते हैं, तो आपने इन सबका ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उनका भी आपने ध्यान रखना है। किस तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।